साथियों, आज के इस ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा के अध्यक्षता के लिए माननीय वामन मेश्राम साहब को निवेदन करूंगा कि वह आए और अपने विचार व्यक्त करें। माननीय वामन मेश्राम जी, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा। बोल 85। ये क्या है? वो सर इसको तार हिले नहीं इसकी। हेलो साथियों, 26 जून से हम लोगों ने ये परिवर्तन यात्रा निकाली है। तो 26 अक्टूबर को, आज 20 तारीख है, 4 महीने पूरे हो जाएंगे। लगभग 4 महीने का समय हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा लगातार जारी है और इस 4 महीने में हम जम्मू कश्मीर से निकले तो पंजाब आए, पंजाब से निकले चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से निकले हरियाणा आए, हरियाणा से निकले दिल्ली आए, दिल्ली से निकले राजस्थान आए, राजस्थान से निकले गुजरात आए, गुजरात से निकले महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र से निकले मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड गए, उत्तराखंड से दोबारा उत्तर प्रदेश आए और उत्तर प्रदेश में आज का कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम है। वाराणसी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का आखिरी कार्यक्रम है। कल भभुआ में बिहार में भभुआ में कल बिहार से शुरू हो जाएगा, यानी यूपी से बिहार जाएंगे, बिहार से बंगाल जाएंगे, बंगाल से झारखंड जाएंगे, झारखंड से ओडिशा जाएंगे, ओडिशा से छत्तीसगढ़ जाएंगे, छत्तीसगढ़ से हम लोग तेलंगाना जाएंगे, तेलंगाना से 13 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेंगे और 14 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हम लोग इस अधिवेशन के लिए ये परिवर्तन यात्रा स्थगित रखेंगे। 1 जनवरी से दक्षिण भारत में ये परिवर्तन यात्रा शुरू होगी कर्नाटक से। तो कर्नाटक से शुरू होकर आंध्र प्रदेश जाएगी, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु जाएगी, तमिलनाडु से केरला जाएगी, केरला से कन्याकुमारी जाएगी और कन्याकुमारी में इस परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। और कन्याकुमारी से आगे भारत की कोई सीमा नहीं है, समंदर है, तो आगे जाएंगे तो समंदर में डूब जाएंगे। तो इसलिए हम डूबने के लिए तो यात्रा नहीं निकाली है, डुबाने के लिए यात्रा निकाली हुई है, डूबने के लिए नहीं है। तो इसलिए ये पहले चरण का परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम है। दूसरे चरण का गुजरात से गुवाहाटी होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी उत्तर से दक्षिण की तरफ है और गुजरात से गुवाहाटी पश्चिम से पूरब की तरफ है। और ये दोनों कार्यक्रम 360 लोकसभा में पहुंचेंगे। 360 के बाद जो 140 लोकसभा बचेगी उसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के दूसरे पदाधिकारी उसको पहुंचाएंगे और टोटल 500 लोकसभा में पहुंचाने का कार्यक्रम है। इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक किसी बैकवर्ड क्लास के संगठन के द्वारा नहीं निकाला गया। इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए बहुत बड़ा संगठन चाहिए, दूसरे किसी बैकवर्ड क्लास के पास नहीं है। इसलिए वो नहीं निकाला उन्होंने, हमने निकाला। उसकी वजह है 14 अप्रैल 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी और इस बहुजन समाज पार्टी को बनाने के दौरान 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेव संगठन था। आज वामसेव का संगठन 31 राज्यों में 542 जिलों में
3,500 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गाँव में फैला हुआ है। तो इतना बड़ा फैला हुआ है बामसेव का नेटवर्क। अभी हमारे साथ में 2,400 जाति के लोग काम करते हैं। टोटल 6,000 जातियाँ है SC ST OBC माइनॉरिटी। 6,000 में 2,400 जाति के काम लोग करते हैं। शेड्यूल कास्ट की 1,700 जातियाँ हैं। आदिवासियों के 800 टुकड़े हैं। पिछड़े वर्ग के OBC के 3,743 है। तो 6,000 से कम नहीं, ज़्यादा ही है। मगर 6,000 भी अगर मान लिया जाए तो 6,000 में 2,400 जाति के कार्यकर्ता आज हमारे साथ काम करते हैं। ऐसा पिछड़े वर्ग के किसी संगठन के साथ नहीं है। पिछले साल हमने 21 करोड़ रुपया निधि इकट्ठा किया सारे देश भर से। आज तक किसी पिछड़े वर्ग के संगठन के द्वारा 21 करोड़ रुपए का निधि किसी संगठन के द्वारा इकट्ठा नहीं किया गया, न कर सकते। तो इतना बड़ा संगठन हमारे पास में है। इसी बात को आधार बनाकर हमने 6 करोड़ रुपए का निधि, ये जो परिवर्तन यात्रा चल रही है लगभग 4 महीने हो गए, तो 6 करोड़ रुपए का निधि हमने इस परिवर्तन यात्रा पर खर्चा करने के लिए बजट रखा था। मगर समाज के लोगों ने 4 महीने में एक नया पैसा खर्चा नहीं होने दिया। सारा का सारा खर्चा समाज ने किया। खाने पीने का सारा खर्चा समाज ने किया। पीने का मतलब पानी पीने का, नहीं तो हमारे लोग जल्दी पीने का मतलब है पौवा पीने का समझते हैं। गाड़ियाँ चल रही है, तेल डलता है। इतना बड़ा कार्यक्रम करना है तो मंच सजाना पड़ता है, आपके बैठने के लिए कुर्सियाँ लगानी पड़ती है, और महीना 2 महीने तक सारे एरिया में प्रचार प्रसार करना पड़ता है। पॉम्पलेट, वॉल पोस्टर्स निकालना पड़ता है, ये रेडियो लाउड स्पीकर लगाना पड़ता है, बोलने वाला स्पीकर बॉक्स लगाना पड़ता है, इतना सारा करना पड़ता है। तो इतना सारा समाज के लोगों ने किया, सारा का सारा। और ऊपर से 60 लाख रुपया और दिया। खर्चा तो किया ही किया, और 60 लाख रुपया ऊपर से दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि लोगों को ये मालूम है ये वामन मेश्राम तो फकीर आदमी। वामन मेश्राम को जो पैसा दिया जाएगा वो सारा का सारा आंदोलन पर खर्चा होगा। मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आई, वो भी मैंने आंदोलन के लिए दान कर दिया। गरीब से गरीब आदमी का झोपड़ा होता है। भारत में कोई भी आदमी नहीं बता पाएगा कि वामन मेश्राम का झोपड़ा है। तो मैं तो हमारे संगठन के ऑफिस में रहता हूँ, तो झोपड़ा भी कोई नहीं बता सकता। इसलिए लोगों को यकीन लगता है, विश्वास लगता है कि जो भी पैसा वामन मेश्राम को दिया जाएगा वो सारा का सारा समाज के ऊपर खर्चा हो। ये शर्ट देख रहे हो, पैंट देख रहे हो, ये सारा समाज का दिया हुआ है। पैंट तो बड़ा बात है, पैंट के अंदर अंडरवियर है, वो भी समाज का है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों के द्वारा जो विश्वास हमारे ऊपर डाला जा रहा है, हम केवल इतना कह सकते हैं समाज को कि अभी तक हमारा 62 ईयर ओल्ड उम्र है, अभी तक धोखाधड़ी समाज से नहीं किया। अब 62 ईयर तक जब धोखाधड़ी नहीं किया तो आगे करने का मामला खत्म है, आगे होने का मामला खत्म है। इसलिए लोगों को इतना ही कहा जा सकता है कि इस लड़ाई में आप पूरी तरह से हमें साथ दो।
जितना जल्दी लोग साथ देंगे उतना जल्दी हम मामला समाप्त कर देंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। आप जल्दी समर्थन दो, जल्दी मामला खत्म कर देंगे। तो इसलिए साथियों, ये इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा जो हमने निकाली है वो इसीलिए निकाल पाए। तो ये परिवर्तन यात्रा, ईवीएम का भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा के दो बड़े मकसद हैं। एक मकसद ये है कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान दो टुकड़ों में लोगों को बांटा था। मगर अंग्रेजों के आने के पहले 2,500-3 हजार साल पहले ब्राह्मण भारत में यूरेशिया से आए, जैसे अंग्रेज इंग्लैंड से आए, वैसे ब्राह्मण यूरेशिया से आए। ये बात डीएनए के अनुसार प्रूव हो गई है और डीएनए का एविडेंस सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। कोई गलत बात हम नहीं कह रहे हैं, हम तो बगैर सबूत के कोई बात करते ही नहीं है। जिसका हमारे पास सबूत है वही बात करते हैं। तो ब्राह्मण डीएनए के अनुसार यूरेशिया से आए हुए विदेशी लोग हैं। इन्होंने यहाँ के लोगों को 6,000 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा था और ब्राह्मणों ने 6,000 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेज ज़्यादा खतरनाक थे या ब्राह्मण ज़्यादा खतरनाक है, अगर ये बताना चाहूँ तो अंग्रेज़ों ने दो टुकड़ों में बांटा। 2 से 6,000 का भागाकार कर लो तो आंकड़ा निकलता है 3,000 का। तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3,000 गुना ज़्यादा खतरनाक है। और एक दो सबूत दे देता हूँ। आपने आपके इलाके में पंडित लोग रहते होंगे, किसी पंडित को हल चलाते हुए देखा है? देखा? अच्छा, नहीं कह रहे हो, इसका मतलब सही बोल रहे हो, क्यों? मैं तो जानता ही हूँ कि ब्राह्मण को आप भारत भर में कहीं पर भी हल चलाते हुए नहीं देखेंगे। क्यों? जब हम बुर्बक लोग हल चलाने के लिए तैयार है तो वो हल क्यों चलाएगा? तो हम हल चलाते हैं, फसल पैदा करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, पैसा लाते हैं और पैसा लाने के बाद जब हम बच्चा पैदा करते हैं तो पैदा करने के बाद पंडित जी के घर में जाते हैं और पंडित जी को पूछते हैं, पंडित जी हमारे घर में बेटुआ पैदा हो गया, क्या नाम रखे? अबे पैदा किया तो नाम भी रख ले। तो हमारा आदमी क्या सोचता है, नहीं पैदा करना आसान काम है, नाम रखना बहुत कठिन काम है। हमारे लोगों की बुद्धि ऐसी है, क्या करें। तो पंडित को पूछता है हमारा बिटुआ पैदा हो गया, क्या नाम रखे? तो पंडित उसको पूछता है कब पैदा हुआ? कहा बुधवार को पैदा हुआ। अच्छा, बुद्धू राम रख ले। तो हमारा जो आदमी है वो पंडित को क्या कहता है? क्या कहा पंडित जी? बुद्धू राम। तो पंडित हाँ बुद्धू राम कहा। अच्छा नाम लगता है, बुद्धू राम जो है अच्छा नाम रखता है। हमारे आदमी को यही पता नहीं है, हमारे समाज के आदमी को यही पता नहीं है कि बुद्धू राम का मतलब है बुर्बक राम, गदहा राम, मूर्ख राम। ये इस शब्द का अर्थ होता है। वो क्या कहता है पंडित को? अच्छा नाम लगता है पंडित जी, बुद्धू राम। तो उसके बाद पंडित हमारा आदमी पूछता है कि नाम आपने बढ़िया बताया, कितना देना होगा दक्षिणा? का 1,001। ब्राह्मणों का हमेशा ऐसे ही आंकड़े रहते, 101, 1.25 रुपया।
501, 1001, ऐसा क्यों बताता है? ऐसा इसलिए बताता है कि 1000 निश्चित मिलना चाहिए, 1001 तो 1000 जरूर मिलना चाहिए। तो इसलिए बता रहा हूं कि मेहनत आपने किया, पैसा आपने पैदा किया और घर बैठे बैठे पंडित जी को 1001 रुपया दे के आए। तो जब घर बैठे बैठे 1001 रुपया देकर आए तो पंडित को हल चलाने की जरूरत है। जब हम बुर्बक लोग उसके लिए हल चला रहे हैं तो हम उनके लिए चला रहे हैं तो उनको हल चलाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात एविडेंस दिया है खतरनाक होने का, बगैर किसी मेहनत के। आपने खटमल को मेहनत करते हुए देखा? खटमल को जब आप मेहनत करते हो, अन्न पैदा करते हो, पकाते हो, खाते हो तो आपके शरीर में खून पैदा होता है। खून पैदा होने के बाद रात में खटमल आता है। आने के बाद खटमल आपका खून चूसता है। खटमल आपका खून चूसता है। खटमल कोई मेहनत कर रहा है? नहीं, मेहनत हमारा आदमी कर रहा है। खटमल आ रहा है और खून चूस के टाम टूम हो रहा है, पूरा खून हमारा चूस रहा है। तो ब्राह्मण खटमल की तरह है। मेहनत खटमल भी नहीं करता है, पंडित भी नहीं करता। एक बात। तीसरी बात, ब्राह्मण की संख्या 3.5% है, ज्यादा नहीं है। 3.5% वोटों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकता। सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो ब्राह्मण भारत के गांवों में सरपंच नहीं बना सकता वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। ये ब्राह्मण का नॉमिनेटेड है। तो मैंने अंग्रेजी में नॉमिनेटेड शब्द का उपयोग किया, आपको समझ में नहीं आया होगा नॉमिनेटेड का क्या मतलब है। नॉमिनेटेड का मतलब समझाता हूँ। मैं देहात आदमी हूँ और किसान का बेटा हूँ, तो देहाती उदाहरण बताता हूँ। गांव में शादी होती है तो शादी करने वाला आदमी अपने पत्नी का परिचय देता है और दूसरे आदमी को कहता है ये मेरी शादीशुदा बीवी। तो दूसरा आदमी पूछता है ये कौन है? बोला ऐसी रखी हुई। महिलाओं की माफ़ी चाहता हूँ मैं उदाहरण देकर समझाने के लिए, ये ऐसी रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री है। तालियां बजाने से मुझे समझ में आया कि आपको बाद में उदाहरण देने के बाद समझ में आया। अंग्रेजी का जो शब्द यूज किया था वो आपके समझ में नहीं आया। तो गांव का उदाहरण इसीलिए देना जरूरी है। सवाल भाषण करने का नहीं है, सवाल लोगों को समझ में आने का है। तो ये उदाहरण है कि ब्राह्मण बहुत खतरनाक लोग हैं, अंग्रेजों से भी ज़्यादा, जिनकी संख्या 3.5% है, जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो ये खतरनाक होने का सबसे बड़ा सबूत है। साथियों, इसलिए हमने लक्ष्य रखा कि ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। ध्यान रखो, दोबारा बता दो, हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। तो बांटे हुए लोगों को जगाना होगा, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़े हुए लोगों से शक्ति निर्माण करनी होगी और शक्ति का उपयोग और प्रयोग आज़ादी हासिल करने के लिए करनी होगी। क्योंकि हम लोग
14 अगस्त तक अंग्रेज़ों के गुलाम थे, 15 अगस्त से ब्राह्मणों के गुलाम हो गए। हमारा मालिक बदल गया है, गुलामी नहीं बदली, मालिक बदल गया। पहले अंग्रेज था, अभी ब्राह्मण हो गया। तो गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, आज़ादी सबसे बड़ा समाधान। तो आज़ादी के लिए ये लड़ाई और ये जंग चल रही है, ये पहला मकसद। दूसरा मकसद ये है कि आजकल बैलेट पेपर का वोट समाप्त कर दिया गया और ईवीएम मशीन से चुनाव करवाए जा रहे हैं। ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी होती है। आप जिसको विधायक चुनना चाहते हैं वो विधायक चुनकर नहीं आता, और आप जिसको विधायक चुनना नहीं चाहते वही चुनकर आता है ईवीएम में वोटों की चोरी करके। जब वो वोटों की चोरी करके चुनकर आता है, और अगर आप कोई काम लेकर जाओ कि पुलिस चौकी में आप टेलीफोन कर दीजिए, बैंक ऑफिसर को टेलीफोन कर दीजिए, तहसीलदार को टेलीफोन कर दीजिए, वो विधायक कहता है आपके वोटों से तो मैं चुनकर नहीं आया हूँ, मैं तो ईवीएम से चुनकर आया हूँ, तो आपका काम मैं क्यों करूँ। तो ईवीएम मशीन के द्वारा जो वोटों की चोरी होती है, उससे जो विधायक चुनकर आता है वो विधायक हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आप लोग सोचते होंगे कि ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी होती है, इसका सबूत क्या है। चलो सबूत देता हूँ। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद चुनाव हुआ विधानसभा का, तो प्रोफेसर राणे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तो उन्होंने जिस बूथ पर वोट डालने के लिए जाना था, वोट डालने वाले लोगों को साथ में लेकर गए, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को लेके गए, बीवी को लेकर गए। और जब गिनती हुई, सभी लोगों ने वोट डाला। वोट डालने के बाद ईवीएम में वोट डाला। गिनती जब हुई तो 0 वोट निकला, इतने सारे लोगों ने वोट डालने के बाद। तो उसने पत्रकारों को बुलाया और पत्रकारों को कहा कि मेरे पड़ोसियों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मेरे कार्यकर्ता और रिश्तेदारों ने, समर्थकों ने वोट नहीं दिया होगा। चलो मैं मान लेता हूँ। इतना ही नहीं, मेरे बीवी ने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा। कभी कभार जिंदगी में मैंने मेरे बीवी को झापड़ झूपड़ मारा होगा, तो मेरे बीवी ने याद रखा होगा, क्योंकि मारने वाला भूल जाता है, थप्पड़ खाने वाला याद रखता है। तो मेरे बीवी ने याद रखा होगा और उसने सोचा होगा कि प्रोफेसर को सबक सिखाने का अच्छा मौका है, और उसने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा। ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं प्रोफेसर हूँ, बुर्बक नहीं हूँ, गधा नहीं हूँ, मूर्ख नहीं हूँ कि अपने आप को वोट नहीं डालूंगा। तो मैंने अपने आप को वोट डाला, और जब गिनती हुई तो फिर भी 0 वोट निकला। अरे ईवीएम मशीन से कम 1 वोट तो निकाला जाना चाहिए था कि प्रोफेसर को 1 वोट बढ़ा, एक भी वोट नहीं निकाला। तो पत्रकारों ने प्रोफेसर को कहा, हाँ, आपको 1 वोट तो जरूर पढ़ना चाहिए था, हमारी पूरी सहानुभूति आपके प्रति है, मगर हम कुछ कर नहीं सकते। प्रोफेसर ने सोचा, अरे ये पत्रकार सहानुभूति परोस रहे हैं, अगर अचार परोसा होता तो अचार नमकीन होता, चाट लेता,
सहानुभूति का तो पता नहीं, साला नमकीन होती है, खट्टी होती है, मीठी होती है, इसका कोई पता नहीं है। वहाँ से उसने मुझे टेलीफोन किया, कहा मेश्राम जी हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो हमने कहा, उसने कहा, पूछा क्या करें? मैं रिटर्निंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दे दो, सारे बूथ का विधानसभा का डाटा मांग लो, पैसा भर दो। उसने ऐसे ही किया। ऐसे करने के बाद में जब उसने ऐसा किया तो अधिकारी ने स्टैंप और साइन लगाकर उसको सारे बूथ का डाटा दे दिया। जिस बूथ में उसको 0 वोट निकला वो भी उसने लिख कर दे दिया। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, दस्तावेजी सबूत है कि ईवीएम में वोट डालने के बाद वोट दूसरे कैंडिडेट के नाम पर जमा होता है, वोट गायब हो जाता है। तो ये तो हमारे पास दस्तावेजी एविडेंस है, काल्पनिक नहीं है, दस्तावेजी एविडेंस है। और ये एविडेंस सबूत मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। साथियों, काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम में घोटाला होता है, सबूत है। इतना ही नहीं, मैं आपको इससे भी बड़ी बात बताना चाहता हूं। तो बड़ी बात यह है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की निर्णय की कॉपी है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े शब्द हैं, आपको समझने के लिए दिक्कत होगी। मैं एक शब्द में बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है कि ईवीएम मशीन ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकती, बेईमानी से जरूर करवाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब है। तो इस तरह से साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात को माना तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पैरा नंबर 28 में कहा कि 2014 का चुनाव ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाकर करना होगा, क्योंकि चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने माना ईवीएम फॉल्टी है। फॉल्टी है इसका मतलब घोटाला करने वाली मशीन है। तो पेपर ट्रेल नाम की जो मशीन लगाने का आदेश दिया वो घोटाला पकड़ने वाली मशीन है। तो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए, मगर चुनाव आयोग ने लगाई नहीं, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई नहीं। परिणाम क्या हुआ? 16 मई 2014 को चुनाव नतीजे घोषित हुए। 31% वोट बीजेपी को पड़े और 283 लोकसभा की सीटें मिली बीजेपी को। हमने पूर्व इतिहास का अध्ययन किया कि किसी राजनीतिक पार्टी को क्या 31% वोटों के आधार पर सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत 272 सीटें मिली। तो हमारे अध्ययन में पता चला किसी भी पार्टी को 31% वोटों के आधार पर 272 सीटें नहीं मिली, साधारण बहुमत भी नहीं मिला। मगर बीजेपी को 2014 में 283 11 सीटें और ज़्यादा मिली। तो इससे सिद्ध हुआ कि 2014 के चुनाव में घोटाला हुआ। तो हमने जून 2014 में इसके विरोध में अभियान शुरू कर दिया और चुनाव आयोग को मैंने लेटर लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको पेपर ट्रेल लगाने का आदेश दिया तो क्यों नहीं लगाया। तो चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया कि नरेंद्र मोदी
पेपर ट्रेल मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं देता? भारत सरकार की जो ट्रेजरी होती है वो नरेंद्र मोदी के बाप की जागीर नहीं है। देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो ट्रेजरी का ट्रस्टी होता है, टाटा बिरला अंबानी की तरह मालिक नहीं होता है। कैसे नहीं देता है? मैंने चुनाव आयोग को कहा और उसको कहा कैसे नहीं देता है, अभी आपको बताता हूँ। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी की सरकार के विरोध में केस दायर कर दिया। जब नोटिस इश्यू हुई, नरेंद्र मोदी कोई शेर है जो खा लेगा? वामन मेश्राम को तो खाना संभव है नहीं। कोई आदमी अभी भारत में पैदा नहीं हुआ जो हमसे पंगा ले सके। हमसे पंगा कोई लेता नहीं है। थाने में एक आईपीएस ऑफिसर ने हमारा कार्यक्रम कैंसिल किया तो हमने हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस दायर किया। आईपीएस ऑफिसर, लोगों को पता ही नहीं कि आईपीएस ऑफिसर पर केस किया जाता है। लोगों को यही मालूम है कि केस करने का धंधा पुलिस वालों का है, जनता को अधिकार नहीं है। मगर मैं तो बाबा साहब आम्बेडकर का अनुयायी हूँ, संविधान पढ़ा हूँ, जानकारी रखता हूँ। हाँ, आपकी भाषा में बुर्बक नहीं हूँ, समझ रहे ना? हाँ, तो जब बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने केस दायर किया तो नोटिस इशू हुआ उसको। जब नोटिस इशू हुआ तो वहाँ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कार्यक्रम था, मुसलमानों ने आयोजित किया था, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था। वो आईपीएस ऑफिसर ने मुसलमानों को बुलाया, कहा अरे आप लोगों ने वामन मेश्राम को बुलाया क्या? कहा बड़ा आदमी है इसलिए बुलाया। तो आईपीएस ऑफिसर ने उनको मुसलमानों को कहा कि उसको थोड़ा समय देना, ज़्यादा मत देना। कहा कि वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम नहीं बोल सकते उसको कम समय, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मुसलमानों ने आईपीएस ऑफिसर को कहा आप आईपीएस है, आप क्यों नहीं कहते? तो आईपीएस ऑफिसर ने मुसलमानों को कहा अरे उसने तो मुझे हाई कोर्ट की नोटिस दे रखी हुई है, मैं कैसा बोलूं? तो मेरे से आईपीएस ऑफिसर भी पंगा नहीं लेता है, समझ रहे ना? लगभग हर जगह हमको परमिशन नहीं मिली, मगर हर जगह हमने कार्यक्रम किया। हमारे बाप की जागीर है। हाँ, संविधान हमारे बाप ने लिखा और हम लोगों को आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार दिया। आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार हमारे बाप ने हमको दिया, तुम्हारे बाप ने थोड़ी दिया। तुम्हारे बाप का नाम मनु है, हमारे बाप का नाम अंबेडकर है। जब मनु ने लिखा तो हमारे लोगों को कुछ नहीं दिया, जब हमारे बाप ने लिखा तो पंडित को भी अधिकार दिया। पंडित के बाप ने लिखा था, ले हमको नहीं दिया, मगर हमारे बाप ने लिखा तो पंडित को भी दिया कि नहीं सब लोग बराबर हैं। तो हमारा पुरखा जो है वो सबको बराबर मानने वाला पुरखा था, तो उसका अधिकार दिया हुआ है, किसी के बाप का थोड़ी दिया हुआ है। तो इसीलिए हमने प्रधानमंत्री केंद्र सरकार पर केस दायर कर दिया और वो भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। जब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया तो नोटिस मिल गया नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने नोटिस मिलते ही 3,567 करोड़ रुपया मंजूर किया। जब मंजूर किया तो हमने चुनाव आयोग को कहा ले ले, तू बोल रहा था ना नहीं दे रहा है, ले ले 3,567 ले ले। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 2019 के चुनाव में हर ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन यानी घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाएगी। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो 2019 के चुनाव में आप लोगों ने हर ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन लगा हुआ देखा होगा, वो वामन मेश्राम के द्वारा लगाया हुआ है।
किसी अहरे गहरे नत्थू खैरे के द्वारा नहीं लगाया हुआ है, वामन मेश्राम के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूँ बगैर सबूत के। और इसलिए 2017 को 24 अप्रैल 2017 को निर्णय आया और पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगा दिया। मगर बाद में हमने अध्ययन किया तो पता चला चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर 3 रूल बनाए, 56C, 56D, 49A। ये 3 रूल बनाकर वो कागज का वोट जो पेपर ट्रेल मशीन से निकलता था उसकी गिनती बंद कर दिया। उसकी गिनती होती है तो ही घोटाला पकड़ में आता है, तो चुनाव आयोग ने उसकी गिनती रोक दिया। रोकने का परिणाम ये हुआ कि 23 मई 2019 को रिजल्ट आया और आंकड़े चुनाव आयोग के साइट पर डाले गए। तो फिंट नाम के सोशल मीडिया ने उन आंकड़ों का विश्लेषण किया और कहा कि 303 लोकसभा में 220 सीटें, वैसे 373 सीटें हैं टोटल, जिसका विश्लेषण किया उन्होंने। तो 373 में 220 लोकसभा में 54 लाख से ज़्यादा वोट निकले। एक भी वोट नहीं निकलना चाहिए ज़्यादा, एक वोट निकलता है तो घोटाला, मगर एक नहीं, 220 लोकसभा में 54 लाख से ज्यादा वोट निकाले। तो जो 303 सीटें बीजेपी ने जीती उसमें 220 सीटें घोटाला करके जीती। बीजेपी की केवल 83 सीटें हैं ईमानदारी से, केवल 83। हमारे पास सारा डाटा है और मैं अभी इसी महीने के एंड तक सुप्रीम कोर्ट में मेरी केस ज्वाइन हो जाएगी। दूसरी एक केस मेरी अभी भी पेंडिंग है जिसका चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मेरे किसी सवाल का चुनाव आयोग ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया और इसीलिए मैं कहता हूँ ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। और मेरा कहने से चुनाव आयोग को लगता हो कि वामन मेश्राम के ऐसा कहने से हमारी बदनामी हुई तो मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर लो। सैयद शुजा ने लंदन में बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चुनाव आयोग ने दिल्ली में एफआईआर दाखिल किया। अरे मैं तो वाराणसी में हूँ, मैं कहाँ भारत छोड़ करके विदेश चला गया हूँ, मैं इधर हूँ। मैं भारत छोड़ के भागने वाला नहीं हूँ, मैं भगाने का आंदोलन चला रहा हूँ, भागने का नहीं। हाँ, ध्यान रखो, भागने वालों में से नहीं हूँ मैं। हमारा तो आंदोलन भगाने का आंदोलन है कि जो भी विदेशी है, ब्राह्मण कहता है मुसलमान विदेशी है। अरे हमारे पास डीएनए ब्राह्मणों का है भाई, विदेशी होने का, मुसलमान का डीएनए नहीं है। साथियों, तो आखिरी बात यह है कि इन्होंने 220 सीटें बीजेपी ने घोटाला करके जीती, तो ये घोटाले से हो रहा है सारा चुनाव। इसलिए ईवीएम को हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पेपर ट्रेल मशीन लगाकर घोटाला पकड़ा जा सकता है। या तो सुप्रीम कोर्ट हमारी बात मान ले, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू कर ले। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चुनाव आयोग लागू नहीं करती है तो बैलेट पेपर की हमारी मांग है। अगर बैलेट पेपर भी नहीं मांग करोगे, मानोगे, तो फिर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन होगा और चुनाव आयोग और भारत सरकार को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। तो ये आंदोलन जो भविष्य में होने वाला है, इस आंदोलन में कितने लोग साथ सहयोग करना चाहते हैं, हाथ खड़े करें। अच्छा, सारे के सारे हाथ खड़े कर दिया, सारे के सारे हाथ खड़ा कर दिया है। इसका मतलब है
50% इधर ही सफल हो गया है। अब केवल 50% रह गया है। जिस दिन आंदोलन होगा उस दिन आपको रास्ते पर उतरना होगा। तो आप गांव देहात के लोग हैं, हम भी गांव देहात के। गांव देहात के लोग जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, और शहर के लोग वादा करने के बाद भी कभी निभाते हैं, कभी नहीं निभाते हैं। गारंटी नहीं है, क्योंकि हम गांव देहात के हैं इसलिए हम जानते हैं। तो आने वाले समय में आपको संदेश दिया जाएगा आंदोलन का, तारीख और समय, तो आप उस आंदोलन में सहभागी होंगे, हिस्सेदारी उठाएंगे और अपनी ईमानदारी सिद्ध करेंगे। तो आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। साथियों, 2 मिनट के लिए रुके रहेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे साथियों ने